खुद पंजाब केसरी का मैं जो एक माह वाला एक ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही अच्छा वो ऑपरेशन था। ये बहुत बड़ा दंगा था। कम से कम 11 थानों के इलाके में 100 जगहों पे एक साथ हिंसा शुरू हो गई थी। का नेगेटिव चेहरा बहुत पोर्ट्रे किया गया है और किया जाता है और उस वजह से एक नेगेटिव इमेज पुलिस की अमूमन बन जाती है। पंजाब केसरी संडे स्पेशल में आज हमारे अतिथि हैं संयुक्त पुलिस अधिकारी आलोक कुमार जी, जो कि ईस्टर्न रेंज देखते हैं। ईस्टर्न रेंज में यमुना पार का जो मुख्य इलाका आता है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, शादरा डिस्ट्रिक्ट और पूर्वी ज़िला। और जैसे ही हमारे जहन में यमुना पार आता है तो हम पिछले साल हुए दंगों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो उन दंगों को भी 1 साल हो चुका है। उन दंगों को किस तरह से टैकल किया, क्या उस टाइम स्थितियाँ थी, उन सब विषयों को लेकर आज हम करेंगे आलोक कुमार जी से सीधी बात। आलोक जी, जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए उसको 1 साल हो चुका है। 1 साल में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या रह गया, क्या बाकी? जैसा कि आपको मालूम है, इन दंगों के पश्चात दिल्ली पुलिस ने 755 FIR रजिस्टर की थी, जो कि अगर दंगों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पहले किसी भी दंगे में इतने व्यापक पैमाने पे शिकायतों को लेना और उसको रजिस्टर करना ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अभूतपूर्व था। और जो दंगे में जिनका नुकसान हुआ उनको जो सबसे पहली रिलीफ हम दे सकते थे वो ये था कि उनकी शिकायत को लेना और उस पर केस रजिस्टर करना। तो ये करीब 755 FIR इस सिलसिले में दर्ज की गई थी इंसिडेंट्स की इन्वेंट्री बनाने के बाद। और उसके बाद बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके, उन तकनीकों का इस्तेमाल करके इस जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसमें अभी तक 1800 के आसपास गिरफ्तारियां हुई है और 350 से ज़्यादा चार्जशीट इन केसेज में फ़ाइल की जा चुकी हैं। और अभी भी जांच जारी है। अभी भी लोग ऐसे बहुत सारे हमारे पास फुटेजेज हैं जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी गिरफ्तारियां अभी भी बदस्तूर की जा रही हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, जिस मेहनत के साथ पुलिस टीम्स ने काम किया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की टीम भी है, और आपको मालूम होगा कि मर्डर केसेस की तफ्तीश जो SIT है क्राइम ब्रांच की वो कर रही है। षड्यंत्र जो दंगों का रचा गया था उसके लिए स्पेशल सेल की टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये तमाम जांचें जो है अब निष्कर्ष की तरफ पहुंच रही हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी जांच के ऊपर जो कोर्ट्स है समय के साथ ये समय तय करेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्विक्ट होंगे जो दोषी हैं। सर, इसमें एक चीज़ जांच में क्या ऐसी सामने आई है कि सब दंगा पहले से प्री प्लान था? जो स्पेशल सेल की षड्यंत्र वाली, जो दंगे के षड्यंत्र वाली तफ्तीश चली है, उसमें डेफिनेटली ये चीज़ आई है कि काफ़ी सुनियोजित तरीके से ये दंगे 24 और 25 फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कराए गए थे। सर, जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने साइंटिफिक तरीके से जांच की, चार्जशीट में ये है कि जो दंगाकारी थे उन्होंने भी टेक्निक का सहारा लिया गाड़ियों को जलाने में, ऐसा है? सच है क्या कि मतलब गाड़ी की नंबर देख के भी वाहन में देखते थे किसके नाम पे पंजी की था, फिर उसको आग लगाते थे? इसका कोई हो सकता है एक आधा कोई ऐसा इंस्टांस हो, लेकिन कोई बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे इस चीज़ को तो नहीं देखा गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब ये पता था कि ये पार्किंग लॉट है, ये किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा ओन किया गया है, उनका है, तो इसमें आग लगा दो। अब उसमें गाड़ियाँ हो तो दोनों समुदाय की भी उसमें थी। तो ये चीज़ जो है ये ज़रूर सामने आया। जी सर, ये अगर हम उस समय ये भी मानो, कुछ समय ये भी आवाज़ें आई थी, लोगों ने कुछ विपक्ष भी कह रहा था कि पुलिस इसमें कुछ वीक रह गई या पुलिस का जो स्पेशल ब्रांच है या इंटेलिजेंस फेलियर है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, इसमें आप सबसे पहले तो ये देखिए कि इस दंगे को दिल्ली पुलिस ने बहुत ही स्विफ्टली रिएक्ट किया। इसमें बहुत ही जल्दी और बहुत कई तरीक़ों से, कई मेथड से इसको कंट्रोल करने के लिए, वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए काम किया। अमूमन दंगे जब शुरू होते हैं तो आप किसी भी दंगे को देखिए, अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन चलते हैं और उसके बाद भी छिटफुट इंसिडेंट्स बहुत होते रहते हैं। ये एक ऐसा दंगा था जिसमें जुनून के हिसाब से अगर देखा जाए, जो संख्या थी, भीड़ थी वो, और जितनी जगहों पे थी उस हिसाब से ये बहुत बड़ा दंगा था। कम से कम 11 थानों के इलाके में 100 जगहों पे एक साथ हिंसा शुरू हो गई थी।
और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। सीनियर अफसरों को सब जगह लगाया गया ताकि भीड़ को जल्दी नियंत्रित किया जा सके। और एक तरफ जहां बल प्रयोग किया गया अच्छे से इफ़ेक्टिवली ताकि जल्दी से जल्दी भीड़ को डिस्पर्स किया जा सके, साथ के साथ समुदायों के जो लीडर थे उनके साथ भी बातचीत लगातार बना के संवाद स्थापित करके और लोगों को बैक चैनल से जिसको कहते हैं समझाया गया। और इसी वजह से ये 36 घंटे के अंदर में हिंसा शांत हो गई। नहीं तो जिस लेवल का जुनून और जिस तरह की हिंसा शुरू हुई थी, इतनी जल्दी काबू करना असंभव दिख रहा था। लेकिन पुलिस अफसरों के डेडिकेशन से, उनके जज्बे से, उनके हौसले से इस दंगे को बहुत जल्दी काबू किया गया। और बाद में भी कोई इंसिडेंट आप देखेंगे, अब साल भर होने को आया नॉर्थ ईस्ट में, इसके बाद कोई कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ। सर, अभी हम देख रहे हैं सीपी साहब भी बता रहे हैं कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह की गई और किस तरह से आपने उस पर कामयाबी पाई? कई सारे टूल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया। एक तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के डेटाबेस का इस्तेमाल हुआ है, इसमें ड्रोन से जो है रिकंस्ट्रक्शन सीन का किया गया है। और जो फॉरेंसिक साइंस वाली टीम्स हैं उनकी मदद से भी सीन्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों की पहचान स्थापित करने में कपड़े के पैटर्न से किया गया है। सीसीटीवी फुटेजेज का बहुत बड़े पैमाने पे इसमें इस्तेमाल हुआ है। और साथ में जो जिसको कहते हैं CDR, हम जो लोकेशन है उसमें, उसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इतनी सारी तकनीकों का इस्तेमाल शायद पहले कभी ना हुआ वो इन्वेस्टिगेशन। तो ये चीज़ें तो कोर्ट में बड़ी स्टैंड करेंगी, इसमें तो कोई डाउन वही नहीं, कोई सबूतों गिराया जा सके। डेफिनेटली जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसको रिफ्यूट करना, उसको नकारना मुश्किल होता है क्योंकि वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है। जिस तरह से आपने बताया कि काबू भी पाया, उसी दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आई कि पुलिस ने बहुत जगह जाके कहीं अस्पताल से लोगों को निकाला, कहीं घर में लोग फंसे हुए थे वहाँ निकाला, पूरा थाने में कुछ बच्चे फंस गए थे उनको निकाला। ऐसे कुछ इंसिडेंट बताएं। एक्चुअली उस समय जो दिल्ली पुलिस ने दंगा कंट्रोल करने के साथ साथ मानवीय कार्य भी किए, लगभग हफ्ते भर तक वो कंटिन्यूसली चलता रहा। और जो लोग, बहुत सारे SOS कॉल्स आती थी कि भाई हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। एक मानसिकता होती है, जब अब हिंसा नहीं भी हो रही है, शांत हो गई है, 25 तारीख के बाद हिंसा शांत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोग एक आशंका में जी रहे थे, एक डर में जी रहे थे और उनको लगता था कि नहीं, हमें कहीं सेफ जगह पे जाना है। तो इन तमाम जो इस तरह की एक मदद की गुहार आई, उस पर पुलिस अधिकारियों ने बहुत तेज़ी से काम किया और उनको जहाँ पे भी उनको लगता था कि मेरी जगह ये मुनासिब है, वहाँ पे उनको पहुँचाया। और इसके अलावा जब वायलेंस चल रहा था तब भी बहुत सारा रेस्क्यू एफर्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे उस समय के भी वीडियोज हमें देखने को मिलते हैं जब जो लोग जिनकी मदद की पुलिस ने, उन्होंने अब ये वीडियोज पोस्ट की कि भाई हमें कैसे पुलिस ने बचाया। बहुत सारी जगह थी जहाँ पे हिंसा में लोग घिरे हुए थे और पुलिस ने वहाँ पे इंटरवीन किया, सारे अफसरों ने इंटरवीन किया। बच्चे बहुत सारे थे, आपको याद होगा 24 तारीख को CBSE का एग्ज़ाम चल रहा था और उस एग्ज़ाम के बाद जब छुट्टी हुई तब तक हिंसा भड़क चुकी थी। लेकिन तमाम जगहों पे जहाँ स्टूडेंट सेंटर थे, ये CBSE एग्ज़ाम सेंटर थे, उन जगहों पे जो स्टूडेंट थे उनको सेफली पुलिस ने उनके घरों तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। अगर आप इसमें देखेंगे, एक कोचिंग सेंटर था जहाँ पे, जिसके अंदर में बहुत सारी बच्चियाँ फंसी हुई थी, काम करती थी वहाँ पे, उनको स्पेशल CP सतीश गोलचा साहब की जो टीम है उन्होंने रेस्क्यू किया था। एक स्कूल में हमारी टीम ने रेस्क्यू किया था बच्चों को, वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको घर तक पहुँचाया। जो शगन स्वीट्स है 66 फुटा रोड पे, उसमें 25 तारीख को करीब 40 वर्कर फंसे हुए थे, उनको मेरी टीम ने फिर वहाँ से निकाल के बचाया। वहाँ आग लगी हुई थी, वहाँ पे फिर आग को बुझा के हम लोगों ने उनको निकाला, उनके घरों तक पहुँचाया। उसी तरह से शास्त्री पार्क के इलाके में, खजूरी खास के इलाके में एक गली के मुहाने पे सिलेंडर जलता हुआ फेंक दिया गया था, जिसको DCP वेद प्रकाश सूर्या की टीम ने वहाँ से सिलेंडर हटाया और करीब 200 जो लोग थे वहाँ पे, एक समुदाय के, उनको वहाँ से सेफली निकाल के इवैक्यूएट किया। तो इस तरह के जलते हुए मकान पे फायर ब्रिगेड का इंतजार ना करके फर्स्ट फ्लोर पे ACP सीलमपुर सौरभ चंद्रा की टीम ने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया। तो इस तरह के ऐसे सैकड़ों उदाहरण थे।
एक अल हिंद हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ घायल लोग थे जिसको एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जो उस समय डीके गुप्ता थे, उनको रात में मैंने भेजा था और उन्होंने अपनी टीम के साथ सारी रात वहाँ पे से लोगों को दूसरे हॉस्पिटल्स में जीटीबी में और एलएनजेपी में शिफ्ट करवाया, तो क्योंकि उनको इलाज की सख्त ज़रूरत थी तो उस समय करवाया। तो इस तरह के बहुत सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें पुलिस ने एक तरफ दंगाइयों को भी उनको निपटा, उनके साथ उनको कंट्रोल किया, उनको नियंत्रण में किया, और साथ में जो रेस्क्यू एफर्ट था वो भी उतनी ही शिद्दत से किया। तो ये एक ऐसा पहलू है जो मैं समझता हूँ कि अभी भी जो आम जनता के सामने, दुनिया के सामने पूरी तरह से नहीं आ पाया है। तो सर इसमें सर जो सारा जो एपिसोड हुआ उसमें कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कपिल मिश्रा भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के सामने ही एक चेतावनी कहें या उसे धमकी कहें दिया, उसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ मीडिया में। देखिए, ये अब दंगों की इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है कि दोषी कौन है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो ऐसा कोई दोषी नहीं है जिसको अभी बख्शा गया या आगे कहीं बख्शा जाएगा। तो इस वजह से नेताओं के भी सामने आए हैं। देखिए, अब जिन लोगों के नाम सामने आए उन सब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जो लोग अभी तक, आगे भी हर किसी का नाम आएगा तो उसको किया जाएगा, ये चीज़। सर ये तो रही दंगों की बात। अब मगर अब चलें थोड़ा दंगों से पहले कोरोना का जो पूरा काल हुआ जी, उसमें सीपी साहब ने जो एक नया मुहावरा कहें या लोगों कहें कि दिल की पुलिस, उसके पीछे सर क्या मकसद है और कैसे आप लोगों ने दिल्ली पुलिस का जो पूरा चेहरा, चाल चरित्र, चेहरा सारा ही बदल गया। मतलब लोगों ने सही मायने में जो पुलिस ने लोगों की मदद की, मुझे लगता है कोई ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। देखिए, पुलिस जो है आम दिनों में पुलिस का चार्टर जो है क्या होता है, क्राइम को रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कहीं पे सुरक्षा की व्यवस्था करना, अगर कोई ऐसे प्रोटेक्टेड पर्सन जो होते हैं उनकी विजिट होती है उनको हिफाजत करना, और साथ में इन जो केसेज हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। तो पुलिस के पास जो काम का एक दायरा है वो बहुत ज़्यादा होता है, और डेली बेसिस पे भी मैं तो मानता हूँ कि हर थाने में पुलिस एक दो बड़े नेक काम करती है डेली बेसिस पर। आप कोई सा भी थाना उठा ले, आप दिन भर में अगर देखेंगे आज यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो आपको अच्छे काम की फहरिस्त रोज़ मिल जाएगी। समहाउ हम उसको उतना आम दिनों में प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, और कभी कभार एक आध कोई ऐसी घटना हो जाती है उसमें पुलिस का नेगेटिव चेहरा बहुत पोर्ट्रे किया गया है और किया जाता है, और उस वजह से एक नेगेटिव इमेज पुलिस की अमूमन बन जाती है कई दफ़े। लेकिन कोविड के दिनों में जब हमारे दूसरे दायित्व थोड़े कम थे, लेकिन समाज के सामने एपिडेमिक की भी समस्या थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काम पे नहीं जा पा रहे थे और डेली वेजर हैं और वो दिल्ली में हैं, अब उनका अपने परिवार से भी दूर है, उनको खाना खिलाने की एक चुनौती थी। तो और बहुत सारे ऐसे लोग जो लॉकडाउन में जो बाहर जा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको बाहर से किसी मदद की आवश्यकता है, या उनके अपने कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ उनको ये जाना है या उनके अपने को बुलाना है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी उसमें दिल्ली पुलिस ने, चूँकि हमारी फोर्स जो है 24 घंटे काम करती है, कोई और एजेंसी इतनी मुस्तैदी से और उसका इतना व्यापक एक रीच नहीं है जितनी पुलिस की है। तो इस रीच का इस्तेमाल करते हुए और एक जो अपॉर्चुनिटी थी, एक जो चुनौती थी समाज के सामने में, उसमें कैसे उस लोगों को किस तरीके से मदद किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, उनकी जो मुश्किलें हैं कैसे आसान की जाए, पुलिस ने अपने को इसमें काम में बिल्कुल झोंक दिया। और ख़ास तौर पे सीपी साहब, एसएन श्रीवास्तव साहब की लीडरशिप में, और उन्होंने बड़ा कायदे से हम लोगों को लीड किया, गाइड किया कि कैसे हमें इस चुनौती से निपटना है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने के मोहल्ले दिल्ली के हर मोहल्ले में आप देखेंगे ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जहाँ दिल्ली पुलिस के लिए लोगों के मन में दुआएं हैं, मतलब दिल से वो कहते हैं दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा, उन्होंने दिल्ली की पुलिस, लोगों ने खुद कहा, ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस ने ये तमगा अपने लिए ले लिया, और लोगों ने खुद कहा कि भाई दिल्ली पुलिस है, इतना काम किया, अच्छा काम किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे याद है देहरादून की एक महिला थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे फादर हैं वो कैंसर पीड़ित हैं और उनको दवा नहीं मिल रही है और 1 महीने की दवा जो है उनको इमीडिएटली चाहिए। तो वहाँ जो एसएचओ मधु विहार थे, जब ये हम लोगों के संज्ञान में आया, एसएचओ मधु विहार ने मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो ऐसे ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल नहीं रही थी, उनसे कांटेक्ट करके और फिर वहाँ से 1 महीने की दवा मंगवा के उनको दिलवाई। तो मैं ये एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे आपको पता है, आपने देखे होंगे, आपने खुद कई जगह प्रकाशित भी किया है। खुद पंजाब केसरी का मैं जो एक माँ वाला एक
हमसे हाँ ऑपरेशन हुआ, वो बहुत ही अच्छा वो ऑपरेशन था जिसमें आपने यमुना पार के पता नहीं कितनी माओं को कितने बेटों से हाँ बेटों को मिलवाया। तो उसमें दिल्ली पुलिस का सहयोग अगर ना होता तो शायद वो ऑपरेशन भी संभव नहीं था। तो ये कोविड काल में जो हमारा काम है उसकी मैं समझता हूँ लोगों ने अप्रिशिएट किया है, वो सही किया है। सर आप तो दवाई की बता रहे हैं, मैं खुद अपना इंस्ट्रक्टर हूँ। हमारे एक मित्र यमुना विहार में रहते हैं, हार्ट पेशेंट हैं जी, बेड पे ही लेटे रहते हैं। तो उनको मन हुआ कि मुझे ऑरेंज खाने का मन है जी। अब लॉकडाउन में कहाँ से मिले ऑरेंज। तो मैंने SHO भजनपुरा RS मीना जी थे, उनको फ़ोन किया, उन्होंने बीट वाले से उनके यहाँ ऑरेंज भिजवाए। वो बड़े खुश हुए, तो उनके दिल से दुआ निकली। तो संतरे तो बहुत छोटी, दवाई तो बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे इंस्टांसेज हैं जिसमें पहली बार लोगों ने पुलिस का वो चेहरा देखा जो पुलिस का असली चेहरा है। बाकी समय जैसा मैंने बताया हमारे काम का दायरा ऐसा है, और पुलिस जो है ये बेसिकली दंड वाला जो आर्म है जिसको कहते हैं भुजा है स्टेट की, तो इसमें कोर्सिव एक्शन होता है। इसलिए पुलिस को लोग लाइक नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस मना करती है ज़्यादातर चीज़ों के लिए। भाई तुम यहाँ मत जाओ, तुम अभी रात में यहाँ पे शराब मत पियो, तुम गाड़ी गलत लेन में चला रहे हो, तुमने ये चोरी क्यों की। तो पुलिस हमेशा जो है एक पुलिस और समाज का जो इंटरेक्शन है वो इस तरीके का है कि पुलिस उस एक सख्त पेरेंट के रोल में आप देखिए उसको समाज में। तो सख्त पेरेंट को बच्चे भी कई बार सोचते हैं कि यार ऐसा हमें बाप कहाँ से मिला है। तो ये तो पुलिस के लिए इस तरह की भावना रहती है। लेकिन कोविड काल में हमारा ये रोल बदल गया। काम तो हम उसी जज्बे के साथ हमेशा करते रहे, लेकिन हमारा रोल ये गिवर का रोल हो गया। ये भूखे को खाना खिलाना है, जिसको दवाई की ज़रूरत है उसको दवाई पहुंचानी है, किसी बिछड़े हुए को मिलाना है। तो पुलिस ने जब वो शिद्दत के साथ किया तो पुलिस के लिए लोगों के मन में दुआएं आई। अभी सर क्या चैलेंज देखते हैं नए साल में आप पुलिस के लिए? अभी स्ट्रीट क्राइम हमारा फोकस रहेगा यमुना पार में, और जैसा CP साहब का कंटिन्यूस जब से आया ये फोकस है कि शहर में अपराध कम होने चाहिए। उसके लिए कौन सी तरीके हमें अपनाने हैं इस पर लगातार उनका फोकस रहता है। हम लोगों को गाइड करते रहते हैं और क्लियर टास्क्स होते हैं कि हमें कम करना है, अपराध को कैसे कम करना है। तो स्ट्रीट क्राइम हमें कम करना है। यमुना पार में हमने 2019 के मुकाबले 2020 में करीब 35-36% जो है स्ट्रीट क्राइम कम किया। जो स्नैचिंग एंड रॉबरी इन दो अपराध स्ट्रीट क्राइम में मेनली गिनते हैं। और इस साल हमारा जो टास्क है, जो हमारा गोल है, वो है कि इसको और हम 25 से 30% और कम करना चाहते हैं 2020 के मुकाबले 2021 में। और इसके लिए ऑलरेडी हमारे तीनों ज़िले में एक स्ट्रेटजी बन गई है, एक रणनीति बनी है कि कैसे जो अपराधी हैं उनको और नकेल कसी जाए। जो साथ में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तीनों ज़िलों में, उसको और कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है उनके ऊपर और शिकंजा कैसे कसा जाए। और इस रणनीति पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आए। दिल्ली पुलिस की सफलता के पीछे जब तक लोगों का सहयोग ना हो वो संभव नहीं है। तो आप दिल्ली के लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए हमारा जो कम्युनिटी आउटरीच का दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम है बहुत पुराना है, और उसमें बहुत सारी तरह की समितियां बनी होती है। और जो लोगों की अपनी समितियां हैं, जैसे अमन कमेटी है जो पीस रखने के लिए बनाते हैं, नागरिक सुरक्षा समिति है, उसके अलावा प्रहरी स्कीम है, आइज एंड ईयर स्कीम है, और इसके अलावा जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके साथ मेल जोल रखना, उनकी समस्याओं को सुनना, पुलिस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करना। इसके अलावा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, इसके अलावा अगर आप देखें तो स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों के साथ इंटरेक्शन, पुलिस के बारे में बताना, ले जाना, ये तमाम चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। और इसमें इन्हीं प्रोग्राम के ज़रिए हम उनके जो दायित्व है उनका वो भी उनको याद दिलाते रहते हैं लोगों को। जैसे अगर हमारी RWA के साथ मीटिंग होती है तो हम उनको कहते हैं भाई आप अपने टेनेंट वेरीफाई करवाओ, आप अपने सर्वेंट वेरीफाई करवाओ, उससे आप ही की हिफाजत है। ये उनको कंटिन्यूस मैसेज देते हैं। तो जहाँ पे भी इस तरह की अपेक्षाएं दिल्ली पुलिस की रहती हैं, मैं समझता हूँ कि लोग उसको और बेहतर समझें और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि उनकी हिफाजत बेहतर हो सके, शहर की हिफाजत बेहतर हो सके और दिल्ली पुलिस अपने मकसद में कामयाब रहे।